हेलो दोस्तों, द क्राइमेक्स कैफे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपसे मेरे चैनल पर आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत 5 साल पहले यानी कि 2017 में मध्य प्रदेश के गुना शहर में होती है और ये कहानी 4 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें से एक का नाम हेमंत, दूसरे का नाम हनी, तीसरा लोकेश और ऋतिक के बारे में है। इन चारों में अमीरी गरीबी को भुलाकर काफी अच्छी दोस्ती थी और इनके घर पास पास होने की वजह से इन दो का सुबह शाम उठना बैठना लगा हुआ रहता था। इन चारों में से एक दोस्त जिसका नाम हेमंत था, वो अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है और हेमंत के पिता जो कि सिंचाई विभाग में कर्मचारी थे, वो अपने बेटे की जिद पर उसे सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए इजाजत दे देते हैं और उसके हाथ में 40,000 रुपए थमा देते हैं। हेमंत अपने 4 दोस्तों के ग्रुप में से एक दोस्त हनी दुबे को इन सब की जानकारी देता है और उसे अपने साथ बाइक लेने चलने के लिए कहता है और फिर 18 मई की रात हेमंत और हनी दुबे 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने के लिए घर से निकलता है, लेकिन फिर हेमंत कभी अपने घर वापस नहीं लौटता। काफी देर होने के बाद जब हेमंत अपने घर नहीं लौटता तो पूरे परिवार में चिंता का माहौल बन जाता है और फिर हेमंत के पिता अपने बेटे की तलाश में घर से निकल जाते हैं और शहर के हर वह हिस्सा तलाशते हैं जहां हेमंत अक्सर जाया करता था, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। अपनी इस तलाश में हेमंत के पिता हेमंत के उन 3 दोस्तों के पास पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं तो वह सभी एक जैसा जवाब देते हैं कि वह तो बाइक लेकर रात को ही वापस चला गया था। अब हेमंत के पिता को फिक्र होती है, इसीलिए वो इस बात की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो जैसे ही पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस ये रिपोर्ट लिखकर इस बात को गंभीरता में नहीं लेती और टाल देती है। उनका कहना यह था कि नई उम्र का लड़का है और जेब में 40,000 रुपए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने निकल गया होगा। यह सब चल ही रहा था कि अगले दिन 19 मई को हेमंत के पिता के फोन पर एक कॉल आती है और हैरानी की बात तो ये थी कि जिस नंबर से कॉल आ रही थी वो नंबर हेमंत का ही था। हेमंत के पिता ये देखकर फोन उठाते हैं और अपने बेटे को पुकारने लगते हैं, पर उधर से कोई भी कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम्हारे बेटा हमारे पास है और अगर इसकी सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए दे दो, बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। हेमंत के पिता उनसे कहते हैं कि वह उन्हें पैसे दे देंगे और यह कहकर फोन काट देते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ चल देते हैं। हेमंत के पिता की बात सुनकर पुलिस को यह समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि यह किडनैपिंग का मामला है और पुलिस उस नंबर को तुरंत ट्रेस करती है तो नंबर इंदौर की लोकेशन मिलती है। अब पुलिस 2 टीमों में काम करने लगती है। एक टीम जो कि इंदौर के लिए रवाना हो जाती है तो दूसरी टीम हेमंत के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन हेमंत के 2 दोस्त तो पुलिस को मिल जाते हैं, लेकिन तीसरा दोस्त जिसका नाम ऋतिक था वो गायब था। लिहाजा ऋतिक पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है। पुलिस को यह शक था कि हो ना हो यह काम ऋतिक का ही हो सकता है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई भी ठोस सबूत नहीं था, जिस वजह से पुलिस 2 संभावना पर काम करने लगती है। पहली ये कि यह सब काम ऋतिक का ही हो सकता है, तो दूसरी ये कि ऋतिक भी हेमंत के साथ किडनैप हो चुका है। पुलिस अभी अपनी जांच में आगे बढ़ ही रही थी कि पुलिस को अपने किसी सोर्स से गुना के जंगलों में एक आधी जली लाश मिलने की जानकारी मिलती है। वह लाश पूरी तरीके से जली हुई ना होने की वजह से पुलिस उस लाश की फोरेंसिक जांच करवाती है, लेकिन जैसे ही फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो पुलिस बुरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक की थी। ऋतिक की लाश मिलते ही पूरे गुना में हड़कंप मच जाता है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वह जिसे प्राइम सस्पेक्ट समझ रही थी उसी की लाश उनके सामने आ जाती है। उधर हेमंत का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिलता है, इस वजह से पुलिस एक बार फिर हेमंत के दोस्तों से पूछताछ करती है। पुलिस जब ऋतिक के क्राइम सीन पर अच्छी तरीके से जांच करती है तो उन्हें वहां पर एक मोबाइल फोन मिलता है और जब पुलिस इस फोन की डिटेल्स निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि यह फोन हेमंत का है। अब पुलिस यहाँ बुरी तरीके से उलझ जाती है और कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। लिहाजा अब पुलिस के रेडार पर हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा आ जाते हैं। पुलिस अपनी पूछताछ इन दोनों से कर ही रही थी कि 20 मई को पुलिस को एक और लाश मिलने की खबर मिलती है और जब पुलिस इस लाश की फोरेंसिक जांच करवाती है तो पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि लोकेश लोढ़ा की थी और यह लाश भी जंगलों में उसी तरह जली हुई मिली थी जिस तरीके से 2 दोस्तों की पहले मिली थी। अब पुलिस कत्ल करने का तरीका और उसे ठिकाने लगाने का तरीका समझ जाती है, लेकिन पुलिस इस बात से ज्यादा परेशान थी कि वह जिस पर भी शक करती है उसकी लाश उन्हें देखने के लिए मिल जाती है। इधर लगातार 2 दिन में 2 लाशें मिलने की वजह से गुना के लोग बहुत ही गुस्साए हुए थे और इसी वजह से पुलिस अपने काम में तेजी लाते हुए बचे हुए दोस्त हनी दुबे से पूछताछ शुरू कर देती है।
लिहाजा 4 दोस्तों में से 2 दोस्तों का मर्डर हो चुका था और हेमन का कोई भी पता नहीं था, इसीलिए शक की सुई ग्रुप में सबसे छोटे कम उम्र के लड़के हानि दुबे पर आ जाती है। पुलिस जब हानि दुबे से पूछताछ करती है तो वो वही कहानी दोहरा देता है जो उसने पहले पुलिस को बताई थी। लेकिन पुलिस जब हानि दुबे और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करती है तब उन्हें पता चलता है कि हानि दुबे की मां का बड़े और रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना है, जिनमें से बहुत से लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। फिर पुलिस हेमन के माता पिता से हानि दुबे और उसकी मां से उनके रिश्ते के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि हेमन अक्सर हानि के घर आया जाया करता था। इतना पता चलने के बाद पुलिस हानि और उसकी मां पूनम को पूछताछ के लिए अपने पास बुला लेती है। दोनों पुलिस को जवाब देते रहते हैं और हेमन की गुमशुदगी में अपना हाथ होने को नकारते रहते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद भी जब वह अपना मुंह नहीं खोलते तो पुलिस अपना असली रंग दिखाती है और पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस के बदले हुए तेवर देखकर पूनम और हानि टूट जाते हैं और पुलिस के सामने असली बातें बता देते हैं जिन पर खुद पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल पूनम अपने बेटे हानि को लेकर अपने पति से अलग रहती थी, लेकिन पूनम अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह एक अच्छी और अमीर जिंदगी जीना चाहती थी। पूनम जिस मोहल्ले में रहती थी उसी मोहल्ले में हेमन का परिवार भी रहता था और हेमन के पिता सिंचाई विभाग में ऑफिसर थे, इसलिए उनका रहन सहन काफी अच्छा था। और यह सब देखकर पैसों की भूखी पूनम उनसे दोस्ती करने का इरादा करती है और अपने बेटे हानि को हेमन से दोस्ती करने के लिए कहती है। हानि ने मोहल्ले के नाते हेमन से दोस्ती कर ली और देखते ही देखते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। अब हेमंत अपने बाकी दोस्तों से भी हानि की जान पहचान करवा देता है और देखते ही देखते वह लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन हेमंत जब हानि से मिलने उसके घर जाता है पर उसे हानि घर पर नहीं मिलता और यह जानने के बाद जब हेमंत वापस आने लगता है तब पुणे उसे स्नैक्स और ड्रिंक का बहाना लेकर वहीं पर रोक लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर पूनम के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद हानि के घर हेमंत का आने जाने का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वह किसी भी समय बेवक्त हानि के घर आने लगा, पर हानि को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। हानि को अपने दोस्त के ऊपर अब शक होने लगता है कि उसकी माँ और उसके दोस्त के बीच में कोई नाजायज रिश्ता है। इसी बीच पूनम हेमंत को उकसाकर घर से पैसे और जेवर की चोरी करवाने लगती है। यह सब कुछ चल ही रहा था कि 18 मई हानि को पता चलता है कि हेमंत अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर घर से बाइक लेने के लिए निकलने वाला है। तब हेमंत हानि को फोन कर उसे भी साथ लेने के लिए कह देता है। फिर हानि और हेमंत दोनों पैसे लेकर बाइक लेने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो दोनों निकले ही थे कि हानि अपने बाकी दोस्तों को फोन करके अपने पास बुला लेता है और फिर यह सब दोस्त मिलकर हेमंत से न्यू बाइक की पार्टी लेने के नाम पर बियर पीने चले जाते हैं। सभी दोस्त अपना एंजॉय कर ही रहे थे कि हानि अचानक हेमंत के सिर पर वही बियर की बोतल फोड़ देता है। हेमंत का काम तमाम करने के बाद हानि जब अपने घर जाता है और अपनी माँ से ये सारा किस्सा बताता है तब पूनम हानि की इस अपराध को और भी निर्दय बनाने का प्लान बनाती है और लाश को अच्छे से जलाकर उसे ठिकाने लगाने का रास्ता बताती है। फिर पूनम एक साजिश रचती है। वो लोकेश और रितेश को अपना मुंह बंद करने के लिए हिदायत देती है और हेमंत के पिता को फिरौती वसूलने का प्लान बनाती है और इस प्लान के तहत वह ऋतिक को हेमंत का फोन देकर इंदौर जाने के लिए कह देती है और वहां से हेमंत के पिता को फोन करने के लिए कहती है। फोन पर क्या कहना है ये सब भी पूनम ऋतिक को बहुत अच्छे से समझा देती है। हैरानी की बात तो यह थी कि पूरी साजिश को गढ़ने का आइडिया पूनम को टीवी पर आने वाले क्राइम सीरियल से मिला था। ऋतिक वैसा ही करता है जैसे पूनम उसे कहती है और वापस लौट आता है। इसी बीच दूसरा दोस्त लोकेश हानि से फिरौती की रकम में आधा हिस्सा मांगने लगता है और हिस्सा ना देने पर पुलिस से जाकर सब कुछ बताने की धमकी देता है। यह सब सुनकर हानि घबरा जाता है और अपनी माँ पूनम को इन सब के बारे में कहता है। तब पूनम हानि और ऋतिक को एक साथ मिलने के लिए कहती है। फिर हानि और ऋतिक मिलकर लोकेश को जंगल में बुलाते हैं और उसे खूब शराब पिला देते हैं और जब लोकेश बहुत ज्यादा शराब के नशे में था तो अचानक हानि और ऋतिक मिलकर लोकेश को जान से मार देते हैं और लोकेश का काम तमाम करने के बाद जब हानि और ऋतिक वापस घर की तरफ लौट रहे थे तब हानि अपने माँ पूनम का इशारा पाकर ऋतिक का भी गला वहीं रोक देता है। अपने कन्फेशन के बाद पुलिस तुरंत पूनम और उसके बेटे हानि दुबे को वहां पर गिरफ्तार कर लेती है और यह मुकदमा कुल 5 साल तक कोर्ट में चलता रहता है और उसके बाद कोर्ट हानि दुबे और उसकी माँ पूनम को उम्र कैद की सजा सुना देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इसी प्रकार की वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।